साथियों नमस्कार। वीसी जोधपुर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत। मैं आपके सामने आज अपनी हिंदी की अगली कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूं। इससे पूर्व की हिंदी की कक्षाओं में हमने हिंदी व्याकरण के पहले खंड पर बात की थी, वर्ण विचार पर। आगे अपने आज जो अगला खंड रहेगा व्याकरण का, दूसरे खंड में प्रवेश की आज अपनी पहली कक्षा रहेगी, जिसमें हम आज बात करेंगे शब्द विचार पर। साथियों, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत और संसार की सभी वर्णमालाओं में वर्णों के बाद जो है, वर्णों के मेल से, वर्णों के सार्थक मेल से अर्थ देने वाला जो समूह बनता है वो शब्द होता है, और इसी के साथ शब्द की शुरुआत होती है। अब साथियों, शब्द विचार पढ़ने से पहले आज की कक्षा में हम पहले साधारण चर्चा करेंगे कि शब्दों का निर्माण किस प्रकार होता है, शब्द जो है अस्तित्व में कैसे आते हैं। उसके बाद हम आगे की कक्षाओं में अपना शब्दों के विभिन्न प्रकार पढ़ेंगे, शब्दों का परिवर्तन पढ़ेंगे जिनको शब्द रूपांतरण कहते हैं, इत्यादि विषयों पर हम आगे बात करेंगे। आज की कक्षा में हम बात करने वाले विशेष रूप से कि वर्णों से किस प्रकार शब्दों का निर्माण होता है और कौन कौन से ऐसी कोटियां हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे नए शब्द हमारे सामने आते हैं। तो चलिए साथियों, आज अपनी चर्चा शुरू करते हैं शब्द विचार पर। तो सबसे पहले तो हम व्याकरण के खंडों पर वापस जाएंगे कि भाषा में जो है सबसे पहले ध्वनियां आती है। ध्वनियों का जब लिखित रूप पेश किया जाता है और उसको व्याकरणिक रूप में ढाला जाता है तब उनको वर्ण कहते हैं। और वर्ण विचार का पूरा अध्ययन करने के बाद वर्णों के समूह से जो सार्थक इकाई हमारे सामने आती है वो होती है शब्द। अब शब्द के बारे में पहले थोड़ी बात करेंगे कि शब्द क्या होता है, जिससे कि शब्द की उत्पत्ति, इस संबंध में कोई अलग से टॉपिक नहीं हो सकता, लेकिन सब सवाल जो है कहीं से भी बन सकता है कि भाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो देखिए, शब्द जो है, शब्द शब्द के अंदर भी एक संधि है कि शप धन द, इस प्रकार शब्द की उत्पत्ति हुई है। शब्द जो शब्द है उसकी उत्पत्ति, शब्द जो वर्ड है उसकी उत्पत्ति शप और द से हुई है। अब शब्द क्या है? तो शब्द जो है वर्णों का सार्थक समूह है, वर्णों का सार्थक समूह। कई वर्णों को जब आपस में मिलाते हैं, पास पास रखते हैं, फिर इसका कोई विशिष्ट मतलब निकलता है, अर्थ निकलता है, मीनिंग निकल कर आता है, तब हम उस वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। अगर वर्णों का समूह को स्पष्ट अर्थ नहीं दे पाता है तो ऐसी स्थिति में हम उसको शब्द नहीं कहेंगे, मात्र वर्णों का निरर्थक समूह कहेंगे, निरर्थक जोड़ कहेंगे, जिसको वर्णों की शब्द की संज्ञा नहीं दे सकते। तो शब्द जो शब्द है उसकी उत्पत्ति इस प्रकार हुई है और इसका जो अर्थ है वो है वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों के आपस में मिलने के बाद जो एक मतलब निकलता है, जो अर्थ देता है, उसी को कहते हैं शब्द। फिर शब्द के संबंध में तीसरी बात आती है कि शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। पूर्व के टॉपिक में हमने बात की थी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो हमारे सामने दो शब्द थे, एक तो था ध्वनि और एक था शब्द, वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई का सीधा उत्तर यही होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और अगर उच्चरित मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ध्वनि होती है। लेकिन अर्थ के आधार पर, अर्थ की दृष्टि से सार्थक रूप में अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई देखी जाती है तो वो होता है शब्द। शब्द से पूर्व की भाषा की इकाइयों का कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई भी इंडिविजुअल मीनिंग नहीं मिलता। तो भाषा का जो सबसे छोटी सार्थक इकाई है वो होता है शब्द। अब इसके बाद एक ही बात रहने वाली है, वाक्य। वर्ण की बात हो गई, शब्द की हो गई, वाक्य की। तो वाक्य के संबंध में ऐसी कौन सी खास बात रहती है, तो उसको थोड़ा नोट डाल के इसके साथ ही लिख दो, हो सकता है आगे हम इस पर बात ना कर पाए। तो देखिए, वाक्य जो है भावार्थ की दृष्टि से, भावार्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, भावार्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई। साथियों, किसी एक बात को अगर एक शब्द में कहा जा सके तो उसका अर्थ निकलता है एक शब्द के रूप में, एक बात के रूप में। लेकिन कई बातों को मिलाकर अगर हम एक लंबा संप्रेषण स्थापित करना चाहिए, पूरी बात को कई शब्दों के मेल से बताना चाहें, तो उसकी जो छोटी से छोटी इकाई गठित होगी जिसमें कई सारे शब्दों का मेल होगा, तो उसको हम कहेंगे वाक्य। अब वाक्य के संबंध में ये जो विशेष बात है वो ये है कि भावार्थ की दृष्टि से भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है वाक्य। अब वाक्य होता क्या है? तो जिस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, वैसे शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी शब्द आपस में मिले और शब्दों का वो मिलना, वो समूह कोई अर्थ दे, तो उसको हम फिर वाक्य की संज्ञा देते हैं कि शब्दों का सार्थक समूह जो होता है वाक्य होता है। इस प्रकार वर्ण, शब्द और वाक्य का एक साधारण परिचय है, जिससे कि हम व्याकरण के खंडों को एक बार ढंग से समझ सकें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, शब्द विचार के पूरे खंड के अंदर शब्दों के कई सारे टॉपिक है, कई सारे प्रकरण हैं कि शब्दों का निर्माण किस प्रकार होता है, शब्दों के भेद कौन कौन से हैं
और शब्दों का रूपांतरण किस प्रकार होता है। बाकी के टॉपिक पढ़ने से पहले सर्वप्रथम हमें यह जानना है कि शब्द का निर्माण कैसे होता है, शब्द बनकर अस्तित्व में कैसे आता है, यानी वर्णों का जो सार्थक समूह है उसको इस प्रकार कैसे गठित किया जाता है। तो इस संबंध में हम बात करते हैं कि शब्द निर्माण की 4 कोटियां होती है, यानी 4 व्याकरण के अंतर्गत ऐसे यूं समझो कि प्रकरण होते हैं जो हमें शब्द बना कर देते हैं। देखिए वो शब्द निर्माण की कोटियां कौन सी है, तो उन चारों कोटियों की हम शॉर्ट में बात करते हैं। देखिए उनमें से फिर एक एक करके हम अपनी अगली कक्षाओं में उनको पढ़ेंगे। एक है संधि, संधि से नए शब्द बनकर आते हैं। दूसरा है समास, जिनको हम व्याकरण के खास टॉपिकों के अंतर्गत गिनते हैं। तीसरा है उपसर्ग और फिर रहता है प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। संधि और समास से शब्द बनते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय स्वयं शब्दांश से जो जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब इन चारों के चारों कोटियों से क्या होता है, नए शब्द बनते हैं, नए शब्द बनते हैं। नए शब्दों का निर्माण इन चारों तरीकों से होता है, इन चारों कोटियों से होता है। तो शब्द विचार के अंदर प्रवेश करने से पहले एक नए विद्यार्थी को या शुरुआत करने वाले को, या फिर सब कुछ सीख लेने के बाद भी जिसमें कमियां रह जाती हिंदी व्याकरण के संबंध में, उनको वापस शुरुआत यहां से करनी चाहिए ताकि शब्दों की बुनियादी जो संरचना होती है, बनावट होती है, उसको अच्छे से समझा जा सके। साथियों, शब्द की जो बनावट है वो इनसे किस प्रकार होती है, तो इस संबंध में संस्कृत की एक उक्ति है कि संसार के सभी शब्द जो हैं उनकी उत्पत्ति धातुओं से हुई है। सर्वाः शब्दाः धातुज्ञाम निष्पन्ना, अर्थात संसार के सभी शब्दों की उत्पत्ति धातुओं से हुई है, क्रियाओं से हुई है। देखिए क्रियाओं से किस प्रकार हुई है, तो भाषा कभी किसी ईश्वर की देन तो है नहीं, है कोई प्राकृतिक वस्तु तो है नहीं जो अपने आप पैदा हो गई। इसका विकास मनुष्य ने अपने सभ्यता के क्रम में किया था। संसार में ध्वनियां बहुत सारी उत्पन्न होती है, कण कण में रव है, यानी हर कण में ध्वनि उत्पन्न होती है। अब उन ध्वनियों को सुनकर मनुष्य के मन में विचार आया कि इन ध्वनियों को कैसे स्पष्ट नाम दिया जाए, तो लिपि का आविष्कार हुआ। और उस प्रकार जब लिपि आगे बढ़ी तो शब्दों की आवश्यकता पड़ी कि बातों को बताने के लिए ऐसे कोई ध्वनि समूह होने चाहिए। तब उन शब्दों को लाएं कहां से, तब विचार आया था कि धातु शब्द जो होते हैं, क्रिया शब्द जो होते हैं, उनसे हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो अब देखिए मैंने जो पूरी लंबी बात कही इसका अर्थ किस प्रकार है, तो देखिए संस्कृत का एक धातु है, मान लीजिए चल धातु। अब संस्कृत के चल धातु को हिंदी में हम कहते हैं चलना, इंग्लिश में वॉकिंग कहते हैं। अब इस चल धातु से शब्द कैसे बने, तो देखिए जो चलता है उसको क्या कहते हैं, चल से ही बना है चालक, चलने वाला या चलाने वाला, चालक। और इससे हिंदी में हम एक शब्द बनाते हैं चलना। इस प्रकार ये दो नए शब्द है, इसकी उत्पत्ति धातु से ही हुई है। अब एक दूसरा धातु हम और लेते हैं संस्कृत का, देखिए चर। अब चर धातु से कौन कौन से शब्द बनकर हमारे सामने आए उनको हम अभी देखेंगे। देखिए चरना, विचरण, विचार, ये विभिन्न शब्द है, इनमें मूल रूप से एक धातु है चर धातु, जिससे कि चरना बना है, विचरण बना है और विचार बना है। प्रत्येक में चर धातु है और चल धातु से बने हुए ये इस प्रकार शब्द है। तो इन शब्दों को एक धातु से शब्द तक के अंजाम में पहुंचाता कौन है, तो ये पहुंचा दिए व्याकरण के शब्द विचार के अंतर्गत शब्द निर्माण की कोटियां, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। अब सर्वसाधारण सी बात यह है कि भाषा में नए शब्द आते ही नहीं अगर संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होते। साथियों, व्याकरण के टॉपिक के महत्व को हम समझे बिना अगर उसको पढ़ते हैं, रटते हैं, तभी हमसे वो बड़ी गलतियां होती है कि संधि पढ़ लेने के बाद भी मेरे प्रश्न गलत गए, संधि मुझे अच्छे से समझ में आई थी फिर भी क्यों परीक्षा में मेरे प्रश्न गलत हुए। तो इसके पीछे कार्य कारण सिद्धांत कार्य करता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं वो हमें पहले ज्ञात होना चाहिए। अब हमने वर्ण विचार सबसे पहले पढ़ा, तो क्यों पढ़ा, इसके पीछे लॉजिक ये है कि भाषा की जो उत्पत्ति है, शुरुआत है वर्ण से होती है, ध्वनि से होती है। इसलिए हमने सबसे पहले वर्ण और ध्वनियां पढ़ी। अब वर्णों के समूह से जब शब्द बनते हैं तो सर्वप्रथम हमें शब्द का निर्माण पढ़ना चाहिए कि शब्द बनता कैसे है। जब शब्द के बनने की गति को हम समझ पाएंगे तब हम आगे शब्दों का वर्गीकरण कर सकेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है मैं अभी बताने जा रहा हूं कि हम एक हिंदी का ऐसा टॉपिक है जिस पर पकड़ बनाना काफी मुश्किल है, और वो है शब्द शुद्धि। हम शुद्ध शब्दों का ज्ञान कर ही नहीं पाते हैं। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि हमारे ये टॉपिक कमजोर रह जाते हैं। संसार में सभी शब्द इन 4 कोटियों से गुजर कर बनते हैं, इसके अलावा कोई शब्द नहीं बनता है। तो इन कोटियों से शब्द बनेगा कैसे, अगर उसकी निश्चित संरचना को, मूलभूत बनावट को अगर एक बार अच्छे से समझ लेवें तब हमारे नियम कंठस्थ हो जाएंगे, और नियम जब ज्ञात रहेंगे तब हम शब्दों में गलती करेंगे ही नहीं। ना तो लिखित रूप में गलती करेंगे, ना उच्चारण में गलती करेंगे। तो शब्द शुद्धि में इनका बहुत अच्छा रोल रहने वाला है।
अब एक बात हमने जो शुरुआत में की थी वो वापस पलट कर आती है कि व्याकरण के, हिंदी व्याकरण के जो सारे टॉपिक है उन पर अच्छे से पकड़ बनाना जरूरी है, वरना किसी एक टॉपिक का कमजोर रहना दूसरे टॉपिक के प्रश्नों को गलत करवाने में नकारात्मक भूमिका निभा सकता है। इसलिए हम इन टॉपिक को सबसे अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जब तक ये क्लियर नहीं होता है एक समझदार विद्यार्थी को इससे आगे के टॉपिक पर नहीं जाना चाहिए। तो चलिए साथियों, आज के अपने वर्ण शब्द निर्माण की जो 4 कोटियां हैं उनमें से पहली कोटि के बारे में हम बात शुरू करते हैं कि संधि क्या है इसकी कहानी पर। आगे की क्लासों में हम समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इन 3 कोटियों को और लगातार करवाएंगे और इन चारों कोटियों को समझने के बाद हम शब्द विचार के आगे के टॉपिक में प्रवेश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज से अपना शब्द निर्माण की पहली कोटि, पहला टॉपिक संधि। हिंदी वर्णमाला के, हिंदी व्याकरण के अंदर अगर सबसे बदनाम टॉपिक अगर किसी को कहा जाए तो उसको संधि को किया जाता है, सबसे ज्यादा बदनाम करते हैं इसको। लेकिन पाठक ये समझ नहीं पाता, विद्यार्थी ये समझ नहीं पाता कि शुरुआती जटिल टॉपिक जिनको कहा जाता है, अगर इन पर थोड़ी मेहनत कर दी जाए, थोड़ा इसका लॉजिक समझ लिया जाए, इनको ठीक से कर लिया जाए तो आगे के टॉपिक कुछ होते ही नहीं, बड़ी आसानी से आ जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि शब्द शुद्धि के लिए अपन इन चारों को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी, इन पे थोड़ी अच्छी मेहनत करेंगे तो उनको आगे से पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं कि संधि क्या होती है। तो वापस हम चलते हैं संधि शब्द पर कि यह शब्द क्या कहता है। तो संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो नॉर्मल होता है जोड़, या इंग्लिश में हम इसको जॉइंट कह सकते हैं। जिस जगह पर कोई दो वस्तुएं आपस में जुड़ती है उसको संधि कहते हैं, और उसी को हम जोड़ कहते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब संस्कृत में इसकी जो उत्पत्ति है वही हिंदी में आती है। तो संस्कृत में शब्द की उत्पत्ति सम धा की, सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय से होती है, इस प्रकार सम धा की, इस प्रकार ये संस्कृत में शब्द की उत्पत्ति। तो शब्द का निर्माण संस्कृत से इस प्रकार हुआ, एज इट इज हिंदी में कॉपी होता है, हिंदी में काम लिया जाता है। और संधि शब्द का जो अर्थ है वो होता है जोड़ या जॉइंट। फिर हम संधि की परिभाषा पर चलते हैं। यहां से अपने को बड़ी सावधानी से छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। इससे पूर्व की बातों पर ज्यादा समस्या नहीं रहती, लेकिन यहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हम ग्रामर के टॉपिक पर पकड़ नहीं बना पाते, व्याकरण हमसे कमजोर रह जाती है। एक चीज यहां से और देखनी होगी, संधि का मतलब जोड़ना होता है, तो तोड़ने को क्या कहेंगे। तोड़ने के लिए हमारे पास 3 शब्द आते हैं, अक्सर हम देखते हैं। एक आता है विग्रह, एक आता है विच्छेद और एक आता है व्यास। अब इन तीनों तोड़ने के अर्थ का मतलब कहां कहां क्या क्या निकलता है और कहां कहां इसका प्रयोग होता है। तो संधि का जो विलोम शब्द है, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि विग्रह होता है। अक्सर प्रश्नों में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी ये मिस्टेक कर दी जाती है कि संधि युक्त शब्द का उचित विच्छेद होगा। अब विच्छेद होता ही नहीं संधि का। संधि का क्या होता है, तो विग्रह होता है। दो वर्ण आपस में मिलकर जो संधि युक्त पद बनाते हैं उसको वापस अगर तोड़ा जाएगा तो उसको विग्रह कहेंगे। ये विलोम शब्दों के अंदर भी प्रयोग होता है और संधि टॉपिक के अंदर भी प्रयोग होता है कि संधि का विपरीत शब्द क्या होता, तो विग्रह होता है। अब हम संधि के साथ विच्छेद क्यों लिखते हैं, तो इसके पीछे एक लॉजिक है, यहां ध्यान दीजिए। विच्छेद हम करते हैं वर्णों का। वर्णों में विच्छेद किसका होता है, तो 2 चीजों का हो सकता है। शब्द में वर्णों का प्रयोग हुआ है वहां पर, और दूसरा अक्षर में जहां वर्णों का प्रयोग हुआ है वहां पर। आपको ज्ञात होगा कि इससे पूर्व के वर्ण विचार के टॉपिक में हमने वर्णमाला के अंतर्गत संयुक्त व्यंजन पढ़े थे। अब संयुक्त व्यंजन क्ष क्ष जो संयुक्त व्यंजन है उसमें क स और अ थे, उनको अलग अलग करके हमने तोड़ के जो लिखा था उसको कहा जाता है विच्छेद। तो विच्छेद किसका होता है, वर्णों का होता है। विग्रह किसका होता है, तो संधि का होता है। अंतिम शब्द बचा है हमारे सामने व्यास। तो व्यास किसका होता है, तो समास का होता है। समास युक्त पद को समस्त पद कहते हैं, जिसमें समास का निर्माण हो गया उसको समास कहते हैं। और समास का विपरीत अर्थ जो शब्द है वो होता है व्यास, यानी समस्त पद को टुकड़ों में तोड़ा जाना। अब ये जो प्रश्न है तीनों के तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, विलोम शब्दों की दृष्टि से और व्याकरण पर अच्छी पकड़ बनाने की दृष्टि से। संधि शब्द के बारे में जो चर्चा थी वो हमारी यहां से पूरी होती है। अब हम चलते हैं आगे परिभाषा पर। इन तीनों शब्दों को एक बार अच्छे से गौर से देख लेना कि विग्रह क्या है, विच्छेद क्या है और व्यास क्या है, और तीनों का किन विशिष्ट परिस्थितियों में प्रयोग किया जाना चाहिए। आगे देखिए, परिभाषा पर चलते हैं। तो परिभाषा सीधी सादी है, हमने पहले ही बात की है कि शब्द निर्माण की कोटियों के अंतर्गत संधि आती है तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। संधि भी शब्द बनाती है, मतलब होगा तो इसमें वर्णों का मेल। अब देखिए वर्णों का मेल किस प्रकार होगा। वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से, मेल को हिंदी व्याकरण स्पष्ट करता है निकटता होना, निकटता होना, नजदीक आना, पास पास बैठना। मेल का मतलब
ये जीव तो है नहीं, प्राणी तो है नहीं जो एक दूसरे से मीटिंग करेंगे। अब मेल का मतलब होगा निकट आना, पास पास आकर रखा जाना उनको। वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार, उत्पन्न होने वाला विकार। अब विकार को क्या कहेंगे, तो विकार को परिभाषित हम परिवर्तन शब्द से कर सकते हैं कि कोई बदलाव आता है, कोई विकार आता है, उसको हम परिवर्तन कहते हैं। होने वाला विकार संधि कहा जाता है। अब परिभाषा पर गौर करिए कि वर्णों के मेल से, अगर सिर्फ वर्णों का मेल संधि होता तो परिभाषा यहां खत्म हो जाती कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब ये परिभाषा इतनी लंबी क्यों खींची, यहां से हमारे ध्यान रखने वाली छोटी छोटी बातें शुरू होती है जो हमारी बड़ी गलतियां करवाती है। अब यहां से देखिए, आप वर्णों का मेल संधि होता है, ये वेल नाउन बात है, सब इसको जानते हैं। लेकिन इधर आप देखिए कि इससे होने वाला विकार, वर्णों के मेल से जो विकार या जो परिवर्तन पैदा होता है उसी को संधि कहते हैं। अब परिभाषा तो ये कह रही है कि वर्णों का मेल संधि नहीं है, बल्कि वर्णों के मिलने के बाद जो परिवर्तन पैदा होता है, जो विकार पैदा होता है, जो बिगाड़ आता है, उसको हम संधि कहते हैं। अब विकार शब्द संस्कृत का तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप है बिगाड़, बिगड़ना, बदलना, नए रूप में सामने आना। तो अर्थ इस प्रकार स्पष्ट हुआ संधि की परिभाषा में कि वर्णों के मिलने मात्र से संधि नहीं होगी, बल्कि वर्णों के मिलने के बाद शब्द की बनावट में, वर्ण की बनावट में जो अंतर आएगा, फर्क आएगा, उसके उच्चारण में बदलाव आएगा, उस बदलाव को संधि कहेंगे। जोड़ को संधि नहीं कहेंगे। जुड़ने के बाद जो बदलाव आएगा, जो परिवर्तन आएगा स्पष्ट रूप से, उसको संधि कहेंगे। उच्च स्तरीय परीक्षाओं में अक्सर संधि की परिभाषा से प्रश्न बन जाते हैं कि संधि शब्द का पारिभाषिक अर्थ होगा या परिभाषित अर्थ क्या होगा। तब आता है जोड़, परिवर्तन, विकार, शब्द का निर्माण, इस प्रकार के ऑप्शन रहते हैं। तब अपने को ध्यान रखना होता है कि हमें क्या चुनना है, विकार चुनना है, बदलाव चुनना है। तो संधि को फोकस करते हुए ध्यान रखना कि परिवर्तन जरूरी है, जहां परिवर्तन होगा वहां संधि होगी। अब विकार जो शब्द हमने लिख तो लिया, लेकिन इसको स्पष्ट अब करना जरूरी है कि संधि के अंतर्गत विकार आते किस प्रकार हैं। संधि शब्दों में, संधि युक्त पदों में विकार किस प्रकार आ सकते हैं, कौन कौन से तरीकों से आ सकते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, संधि के भेदों पर बात कर लेना, संधि के उदाहरण समझा लेना, इन सबसे महत्वपूर्ण ये पहले की बातें होती है जो हम छोटी गलतियों के अंतर्गत गिनते हैं, और यही गलतियां हमारे आगे के संधि टॉपिक को उलझा देती है, टेढ़ा बना देती है। तो मेरी सलाह यह रहेगी कि संधि प्रकरण में संधियों के भेद, उदाहरण इत्यादि पढ़ने से पूर्व आप संधि की बुनियाद पर ध्यान देवें, ताकि संधि का आप गलत अर्थ ग्रहण नहीं करें और समझने में ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आए। अब देखिए आप कि हम विकार की बात कर रहे थे कि विकार संधि के अंतर्गत किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। तो विकार के उत्पन्न होने के तीन सर्वसाधारण तरीके हैं। एक को कहा जाता है आगम, एक को कहा जाता है आदेश, और तीसरे की बात कहते हैं लोप। ये तीन प्रकार के बदलाव आते हैं जब संधि में वर्ण आपस में मिलते हैं, तो तीन तरीके से बदलाव लेकर पैदा होते हैं। अब आगम का मतलब, आदेश का मतलब और लोप का मतलब क्या है, तो समझिए। आगम उस परिस्थिति को कहते हैं जब कोई लेना देना नहीं है, बीच में ही कोई वर्ण आके टपक जाए, ठीक है। और आदेश का मतलब होता है उपस्थित वर्णों में परिवर्तन आ जाए, उपस्थित वर्णों में बदलाव आ जाए। और लोप का मतलब है जो वर्ण थे उनमें से कोई एक वर्ण गायब हो जाए, उसको कहते हैं लोप। अब तीनों परिस्थितियों में वर्णों में कोई ना कोई बदलाव हुआ है, अगर वो बदलाव नहीं होता तो संधि नहीं होती। आगे हम इस पर थोड़ी और गंभीर चर्चा करते हैं। अगर किसी को बात यहां से स्पष्ट नहीं होती, समझ में नहीं आती है, तो धैर्य रखे, सब समझ में आ जाएगा। आगम क्या होता है इस पर बात करते हैं, तो इसके उदाहरण से ही समझ पाएंगे हम कि आगम किस प्रकार होता है। तो मैं आपके सामने एक संधि युक्त पद का उदाहरण रखता हूं, अनुच्छेद। अब इसका विग्रह करके देखिए कि संधि में इसका विग्रह किस प्रकार होगा। और आदेश का भी एक उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे देखिए आप यद्यपि ले लीजिए, अच्छा शब्द है यद्यपि। ये द्य है, ध नहीं है, ध्यान रखिए, द्य। इस प्रकार द्य, इसका जो है वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा, द्य। इसको बोला भी द्य ही जाता है, इसका गलत उच्चारण अक्सर किया जाता है द्य, द्य नहीं होता है, द्य होता है, द और य। तो इसके जरिए हम समझेंगे कि आदेश क्या होता है और लोप क्या होता है। इसके लिए मैं एक संधि युक्त पद आपके सामने रखता हूं, अतएव। अतएव। अब इन तीनों को आप देखिए, मैं इनका विग्रह करके बताता हूं। अनुच्छेद, इसके अंदर दो शब्द हैं जिनमें अनु धन छेद, इसमें उ और छ मिले आपस में। उ जो है स्वर है और छ जो है व्यंजन है। इनके मेल से इनके बीच में एक नया ही ये वर्ण जो च है ना, ये बे मतलब आकर घुस गया है। अब क्यों घुसा है, तो इसको पढ़कर देखिए, इसके बिना इसको पढ़कर देखिए अनुच्छेद,
इसके उच्चारण में समस्या आती है। जब कोई इसको उच्चारण करके देखिए अनुच्छेद, बड़ा ही मतलब अच्छा और सही उच्चारण उसका होता है अनुच्छेद। तो अगर कहा जाए कि आगम क्यों होते हैं, तो आगम होने का कारण होता है उच्चारण की सुविधा। उच्चारण की सुविधा, यहां पे ये च क्यों टपका, उच्चारण की सुविधा से, उच्चारण की सुविधा। साथियों, भाषा का व्याकरण पहले नहीं बना, पहले भाषा का विकास हुआ, भाषा का लोगों ने उपयोग किया और फिर उपयोग में जो भाषा का परफेक्ट उपयोग था उससे नियम निकल कर आए। पहले प्रयोग हुआ फिर नियम बने, नियम बन के हमने भाषा सीखना शुरू नहीं की। तो यहां से जो आगम है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, उच्चारण की सुविधा से, कि इस प्रकार मेल किया और हम अनुच्छेद नहीं पढ़ सकते इसलिए इसको अनुच्छेद पढ़ा। तो इस प्रकार जब दो वर्णों के मिलने से बीच में कोई नया ही वर्ण बाहर से आकर बैठ जाए तो उसको कहते हैं आगम, यानी बाहर के आना। आगम का मतलब हम आने से ले सकते हैं, यह भी गम धातु से बना हुआ संस्कृत के, जिसका मतलब होता है जाना। आगम का मतलब नया वर्ण आना। दूसरा रहता है अपना विकार का जो तरीका है वो है आदेश। आदेश क्या होता है तो उसको हम यद्यपि से समझेंगे। अब देखिए यद्यपि के अंदर दो शब्द रहते हैं, एक रहता है यदि और दूसरा रहता है अपि। इस पे अब ई और अ दोनों स्वरों का मेल होता है। अब इन दोनों स्वरों का किस प्रकार बदलाव हुआ, आप देखिए कि इसमें मेल होता है ई का और अ का। अब इन दोनों को कैसे बदल दिया गया एकदम से, तो इसमें बदलाव क्या आया कि ई की जगह पर य हो गया, ई के स्थान पर य हो गया और अ अपनी जगह पर अ ही रहा। और फिर जब दोनों ये आपस में मिल गए तो द तो आधा था ही, द तो द के ऊपर से ई की मात्रा हट गई तो ऑटोमेटिक आधा हो गया। तो आधा द और आधा य से बना द्य, और आधे द और य के मेल के साथ जब अ बना तो ये इस प्रकार से द्य बनकर हमारे सामने है। इन दोनों से क्या बनता है, तीनों से द्य। अब वापस मिलाओ य द्य और पीछे बचा पी, य द्य और पी। अब इस पूरे प्रोसेस को एक बार वापस समझिए आप कि यदि और अपि में ई और अ का मेल हुआ। अब अ ऐसा का ऐसा रहा लेकिन ई किस में बदल गया, य में। अब ई जब य में बदला तो द और य के योग से द्य बना और शब्द पूरा बनकर सामने आया यद्यपि। अब इसमें विकार कहां हुआ, बदलाव कहां हुआ है, तो ई के साथ अ के मिलने से ई जो है वो य में बदल गया। अब ई का जो य में बदलना है इसको हम आदेश कहते हैं। ई का य में बदलना आदेश कहा जाएगा, यानी वर्णों के आपस में मिलने से किसी एक वर्ण में परिवर्तन होकर उसी से नया वर्ण बन जाता है, तो इस स्थिति को हम आदेश कहते हैं। अक्सर विद्वान संधियों को पढ़ाते टाइम ये कहते हैं कि यदि और अपि के मिलने से ई को य आदेश हो गया, ई को य आदेश हो गया। लेकिन यह समझाना भी आपको जरूरी है कि आदेश होना होता क्या है। तो आदेश होने का मतलब होता है एक वर्ण का दूसरे वर्ण में परिवर्तित होना, विकार उत्पन्न करना। इस प्रकार से हमारे सामने आदेश रहेगा। आगे की संधियों के प्रकारों में हम उदाहरणों पर चर्चा करते हुए ऐसे अक्सर कहेंगे कि भाई अ के साथ अ के मिलने से दोनों को दीर्घ एकादेश हो गया, यानी दोनों मिलकर दीर्घ बनकर एक बन गए दोनों। अब यहाँ पे एकादेश नहीं हो रहा है, एकादेश इसलिए नहीं हो रहा है कि ई जो है य में बदल रहा है, अ में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, अ इसके साथ जुड़ रहा है, तो इसको हम सिर्फ कहेंगे आदेश, ई का य में आदेश हो जाना। फिर तीसरा अपना रहता है लोप। यह विकार कैसे पैदा होता है, तो देखिए ये अपने विसर्ग लोप संधि का उदाहरण है, यानी विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग दिखना बंद हो जाना। इसमें दो शब्दों का इस प्रकार समूह रहता है जिसमें विसर्ग और ए का मिलन होता है, विसर्ग और ए का मिलन। अब विसर्ग और ए के मिलन की स्थिति में विसर्ग गायब हो जाता है और दोनों शब्द पास पास में आकर जुड़ जाते हैं। अब इस शब्द में देखिए विसर्ग कहां गया, तो विसर्ग का हो गया लोप। तो विसर्ग का लोप हुआ तो आवश्यक रूप से कोई ना कोई बदलाव आया। अब साथियों एक बात को आपने नोट किया होगा कि तीनों स्थितियों में वर्णों के अंदर कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई परिवर्तन आवश्यक रूप से हुआ है। संधि की शर्त यही है। किसी शब्द में अक्सर सवालों में यह भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक शब्द संधि युक्त नहीं है। प्रश्न तो यह भी बड़ा बनता है और यह भी महत्वपूर्ण बनता है, तब हमारे उदाहरण, नियम, जटिल व्याकरण सब गायब हो जाते हैं। हमारे ध्यान ही नहीं रहता कि इस शब्द में संधि है या नहीं। हम वर्णों को, शब्दों को आपस में जुड़ा हुआ देखकर उनको संधि घोषित कर देते, जबकि ऐसा नहीं है। वर्णों के आपस में मिलने के बाद अगर कोई परिवर्तन आता है, अगर कोई बदलाव आता है, तभी वो आवश्यक रूप से संधि है, अन्यथा संधि नहीं है। तो इस बात को, विकार वाली को आप गांठ बांधकर याद रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात यह आती है कि वर्णों को हम अक्सर मिलते देखते हैं, अगर उनमें आगम, आदेश या लोप किसी के द्वारा किसी प्रकार का विकार ना हो तब क्या होगा, तो तब साथियों वहां पर संधि होगी ही नहीं और वहां पर होगा संयोग। ये एक नया शब्द है आपके सामने, संयोग। सम धन योग से बनता है कि उचित योग, उचित मिलन।
बिना विकार के मिलना, सम्यक मिलन संयोग कहते हैं। अब संयोग क्या है, तो ध्यान रखना, वर्ण मिले पर परिवर्तन ना हो, वर्णों का मेल हो, वर्णों का मेल हो पर विकार उत्पन्न ना हो, विकार उत्पन्न ना हो। अब इसको संधि के पैरेलल समझना जरूरी है कि अगर वर्णों के मेल के बाद तीन कोटियां जो हमने पढ़ी उनमें तीनों में से किसी भी प्रकार का अगर विकार देखने को नहीं मिलता है तो उस शब्द में संयोग होता है। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि संयोग किस प्रकार होता है और संधि किस प्रकार होती है। तो इनके आप उदाहरण से देखिएगा। अब तक की चर्चा अगर आपको समझ में नहीं आई है तो अब इसको नोट करना आप। अब मैं आपको एक संधि का उदाहरण करके बताता हूं। जैसे आप देखिए, महाईश, महाईश, जिससे शब्द हमारे सामने बनकर आता है दीर्घ आकार के साथ दीर्घ ईकार के मिलने से ए आदेश होता है, ए एकादेश होता है, जिससे बनता है शब्द महेश, जो कि कौन सी संधि का उदाहरण है वो हम स्वर संधियों में आगे देखेंगे। फिलहाल इतना ही कि आ और ई के मिलने से ए आदेश हुआ है और ए आदेश होते ही महेश शब्द हमारे सामने आया है। तो यहाँ पे आवश्यक रूप से परिवर्तन हुआ है, विकार हुआ है। अब इसका उदाहरण यहाँ पे संयोग का उदाहरण देखिए कि यहाँ पे हम दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, महाबली। अब इनको मिलाइए आगे, तो मिलाते हम पाएंगे कि महाबली शब्द बनता है, महाबली। अब इसके वर्णों को देखिए, जैसा वर्णों का यहां विन्यास है वैसे ही उनका यहां पर योग हो जाता है, जैसे हैं वैसे पास पास में जाकर जुड़ जाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई विकार नहीं, अर्थात ये संयोग है और ये संधि है। तो आशा करता हूं कि आपको संयोग और संधि में फर्क पता चला होगा और आवश्यक रूप से संधि की परिभाषा क्या है वो यहां से आपकी स्पष्ट हो गई होगी। और आगे हम देखते रहेंगे, प्रत्येक संधि को उदाहरण देखते समय हम ये जांच करेंगे, उसका ऑपरेशन करके देखेंगे कि कहां पर विकार हुआ है, परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ। जब परिवर्तन नहीं होगा तब हम उसको संयोग कहेंगे। चलिए साथियों, आज की हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं यहां से संधि और संयोग में परिवर्तन के साथ, अंतर के साथ, इनके बीच में कंपेयर करने के साथ। अब हम अपने संधि टॉपिक के अंदर गहराई से प्रवेश करते हैं। अब तक की जो चर्चा अपनी संधि पर रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आगे की कहानियां हर जगह पर मिलती है, किताब में मिलती है, हर प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है, लेकिन इससे आगे की जो चर्चा है वो अब तक की चर्चा से कम महत्वपूर्ण रहने वाली। अब तक की बातें बुनियादी बातें थी, मूलभूत बातें थी, जिनको संधि के संबंध में अच्छे से समझ लेना हमारे लिए जरूरी है। इन बातों को अगर समझ नहीं पाते हम तो संधि की अवधारणा हमारी हमेशा के लिए कमजोर रह जाती है, और शब्द निर्माण की कोटियां अगर हमारी कमजोर है तो व्याकरण के कई सारे टॉपिक हमारे हमेशा हमेशा के लिए कमजोर रह जाते हैं। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करेंगे और मिलेंगे हम अगला संधि के विभिन्न भेदों के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको विशिष्ट धन्यवाद और आपसे वीडियो पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का विनम्र अनुरोध। इसके साथ हम आज अपनी कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आगे संधि के भेदों के साथ। राम राम।